चलिए मित्रों, आज के जो 8वें नवरत्न हैं उनकी तरफ अग्रसर होते हैं। और इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, एक वीडियो उनका प्ले करेंगे। अगले जो नवरत्न हैं जिनको हम बुलाना चाहेंगे वो हैं श्री उमेश सिंघल जी, जो कि डायरेक्टर हैं LRB ग्रुप के। और इससे पहले कि उनको मंच पे बुलाऊं, एक बार मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूं एक वीडियो उनका प्ले करें। कार्य करने का तरीका भले ही साधारण हो, लेकिन लक्ष्य बड़ा, सोच अच्छी और उद्देश्य नैतिक होने चाहिए। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने वाले एक उद्योगपति, एक कर्मयोगी का आज हम परिचय कराने जा रहे हैं। लोहारू के एक प्रतिष्ठित परिवार में 25 जून सन 1977 को जन्मे श्री उमाशंकर सिंघल जी, जिन्हें हम सभी स्नेहपूर्वक उमेश सिंघल जी के नाम से भी जानते हैं। आपकी माता श्रीमती विमला देवी जी ने और पिता श्री शिवशंकर जी ने आपको ऐसे संस्कार दिए जिनसे आप बचपन से ही अनुशासन, सत्यनिष्ठा और कर्म की शिक्षा लेकर बड़े हुए। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विवेकानंद बाल मंदिर लोहारू से प्राप्त की। इसके बाद आपने हलवासिया विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा चौधरी बंसीलाल कॉलेज लोहारू से वाणिज्य की डिग्री हासिल की। एक सफल उद्यमी बनने का सपना आपने बचपन से ही देखा था और यही सपना पूरा करने के लिए आप हरियाणा की औद्योगिक नगरी जगाधारी यमुनानगर तक चले गए, जहां आपने उद्योग की एक मजबूत नींव रखी। इस संघर्षपूर्ण यात्रा में आपकी जीवन संगिनी श्रीमती नीतू सिंघल जी ने हर कदम पर एक सशक्त सहयोगी और प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाई। आप अपनी जन्मभूमि भारत के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत के विनिर्माण क्षेत्र में उत्कृष्ट गुणवत्ता के उत्पाद बनाने का संकल्प किया। इसी सोच के साथ आपने वृंदा ब्रांड के अंतर्गत प्लाईडोर माइका की उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट की रेंज लॉन्च की। विदेश से आयात होने वाली प्री लैमिनेटेड उत्पादों के स्थान पर स्वदेशी कमर्शियल प्लाईवुड के निर्माण को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण श्रेय भी आपको जाता है। प्लाई और माइका उद्योग में कंट्रोल्ड इमिशन टेक्नोलॉजी के साथ E1 और E0 स्टैंडर्ड वाले उत्पादों के निर्माण की आपकी पहल गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्राहकों तक बेहतर उत्पाद समय पर पहुँचे, इस उद्देश्य से आपने गुजरात और कर्नाटक में आधुनिक उत्पादन संयंत्र स्थापित किए। आपकी यह दूरदर्शिता, प्रबंधन क्षमता और भविष्य की सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज LRB परिवार आपके नेतृत्व में कर्मनिष्ठा, गुणवत्ता और पारिवारिक मूल्यों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप मानते हैं किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार, उसकी टीम होती है और उन्हें हर कार्य में अपने परिवार एवं सहयोगियों का भरपूर साथ मिला है। व्यापारिक सफलता के साथ साथ समाज सेवा भी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गौ सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आपका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहा है। जरूरतमंदों की सहायता के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों, उद्योग जगत में योगदान और समाज के प्रति समर्पण को सम्मानित करते हुए आपको दैनिक भास्कर, हरियाणा गौरव सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। और आज भिवानी परिवार मैत्री संघ श्री उमेश सिंघल जी को नवरत्न सम्मान देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं उमेश सिंघल जी का। हम अगले जो नवरत्न को बुला रहे हैं वो हैं श्री उमेश सिंघल जी, और आप डायरेक्टर हैं LRB ग्रुप से। और कैसे आपकी यात्रा लोहारू से यमुनानगर रही है, उनके साक्षात्कार करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा तान्या हरभजनका को। तान्या बेटा, आप आओ मंच पे। और सबसे पहले हम उमेश सिंघल जी का स्वागत करेंगे एक बुके के द्वारा। तान्या आ जाओ, आप भी आओ, स्वागत में आओ। आइए सुनते हैं सफलता की कहानी उमेश सिंघल जी की जुबानी, और उनसे रूबरू होंगी तान्या हरभजन का। और मैं माइक उनको सौंपता हूं, आप शुरू करें। श्री उमेश सिंघल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूं
कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और आपकी इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी से मुझे और आज सभी को बहुत सीखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप हमें अपने बचपन में ले चलिए। आपका भिवानी से जुड़ाव कैसा रहा? माता पिता से आपको ऐसी क्या शिक्षा मिली कि आज आप हमें यहाँ इंस्पायर कर रहे हैं? श्योर मैम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बचपन जो है एक सांचा है, बचपन में जो ढाला जाता है वही जीवन भर साथ चलता है। मेरा ये मानना है, जैसे आप किसी बच्चे को स्विमिंग के लिए भेजें, वो छोटा है तो उसको स्विमिंग सीखने में अगर 10 दिन लगेंगे या 1 महीना लगेगा, अगर आप मेरे जैसे आदमी को जिसको स्विमिंग नहीं आती है उसको डाल दें तो मैं कई साल गुजार दूंगा, मैं नहीं सीख पाऊँगा। तो बचपन एक सांचा है जो कि हमें नो डाउट बहुत अच्छा मिला। हमारे दादाजी वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, बहुत ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान थे, और हमारे पिताजी भी बहुत सरल हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बचपन ढालने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरा खिंचाई रखते थे, समय पे उठाना, काम करवाना, आलस नहीं होने देना। हम आगे अपने बच्चों को देखते हैं, उनका तो उठने का थोड़ा टाइम डिस्टर्ब्ड है, लेकिन उनका अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वो मूल मंत्र था। कर्म के प्रति प्रेरणा देना, कर्म के प्रति पूरा सजग रहना, ये उन्होंने हमें सिखाया, जो कि जीवन भर काम आ रहा है। उनके लिए बहुत बहुत हृदय से सम्मान है हमारे दिल में। बहुत अच्छा हुआ। तो जैसे कि आपने हमें बताया, अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। तो सर, आज हमने आपके बहुत ही बड़े बिजनेस के बारे में जाना, लेकिन हर बड़ा बिजनेस एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इस विचार, इस आइडिया की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपको एक आइडिया आया कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है और एक एंटरप्रेन्योर बनना है? हाँ, आपने सवाल किया एंटरप्रेन्योर। देखिए, जिस समय मैं बिजनेस में एंट्री हुआ उसमें मुझे एंटरप्रेन्योर नहीं मालूम था, उद्यमी मालूम था। वो कैसे मालूम था कि हमारे दादाजी ने बहुत सारी किताबें संकलन की हुई थी। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पत्रिका आती है, उसका शुरू 50 साल पुराना संस्करण भी आज हमारे पास मौजूद है। और चूँकि उन्होंने अपने जीवन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, एक लोकार्पण किया, तो उसमें भी वो हमें सुंदरकांड का पाठ करवाना, गीता का पाठ करवाना, वो सब काम में लगा के रखते थे। वो हमें कभी फ्री नहीं होने देते थे। तो वो बुक्स पढ़ते पढ़ते, कोई जमनालाल बजाज, कोई घनश्याम दास बिरला, कोई वो किताबें उनकी जीवनी तो पढ़ते थे। तो मैंने देखा ये शख्सियत, वो जब मैं 14-15 साल का था, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इन सब के आगे उद्यमी लिखा हुआ है, तो क्यों न ज़िंदगी में उद्यम ही किया जाए। तो बस वही एक था, और मेरा स्वभाव बदलना शुरू हो गया। हमारे माता पिता बड़े बेचैन रहते थे भी इसको क्या हो गया है, ये खुश क्यों नहीं रहता है। मैं कहता था लोहारू में नहीं रहना है, लोहारू में नहीं रहना है। बोले फिर तू एक काम कर, सीए बन जा, क्योंकि हमारे मामा कुंदन मामा वो जो है ना हमारे लिए उदाहरण थे परिवार में। तो बोले बेटा सीए बन जा, पढ़ लिख के चले जाओ, कुछ बन जाओ। मैंने कहा इतनी किताबें भी नहीं पढ़ी जाती, भाई बिजनेस करना है। तो एक हमारे फैमिली फ्रेंड वहाँ पे लोहारू में ही, जिनकी पारिवारिक मित्रता थी, बुजुर्गों हमारे दादाजी की मित्रता थी उनसे, तो उन्होंने जो है बोला कि यमुना नगर में लकड़ी का काम है और उमेश अगर तू साथ में आए तो चल पड़ते हैं। तो मैंने तो डिसीजन लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगाई, मैंने उनकी उंगली पकड़ ली, बोले चलें, बोले चलो। अगले दिन हमने बैठ लिया बस में, चलो जी चलते हैं, और पहुंच गए। हालांकि उनके साथ मेरा संबंध बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि कुछ विचार अपने अपने होते हैं इंसान के, और उनका बिजनेस के प्रति नज़रिया कुछ और था और मेरा कुछ और था। तो बस फिर बाद में उनसे तो अलगाव हुआ और फिर स्वतः ही हमने शुरू किया। लेकिन जो संस्कार थे उनमें एक पारिवारिकता मुझे विरासत में मिली। तो जितने भी मेरे बंधु बांधव थे, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वो मेरे साथ आते गए, और हम जो है विचार मेरे होते थे, एग्जीक्यूशन उनके होते थे, और एक से एक काम आगे होते गए। आज ईश्वर की कृपा से यमुनानगर में तो है ही है, अभी हमने गांधीधाम गुजरात में एक प्लांट लगा दिया है, और एक प्लांट में निर्माण कार्य हमने मैसूर कर्नाटक में शुरू कर दिया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी ही हम जो है सेंचुरी तो नहीं कहूँगा, इट्स ए 5000 करोड़ रेवेन्यू कंपनी, लेकिन बहुत अच्छा मुकाम जो है ना आपको देखने को मिलेगा।
ज़रूर सर, आपकी ये सोच बहुत आगे जाए। सर अभी आपने बताया गुजरात में देश के अलग अलग कोनों में आप काम कर रहे हैं। जी मैडम। तो क्या एक ऐसी हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए कि हम भारत के अलग अलग कोनों में काम कर सकें, अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ काम कर सकें, मिलकर अपने रोजगार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें? देखिए मैम, मैं तो कहता हूँ देश क्या दुनिया का कोई भी कोना हो, इंसान का जो बेसिक है ना, जो जीव का बेसिक है वो है भावना, इमोशंस। इमोशंस से हटके आप कितना भी टैलेंट और बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर लो, कुछ नहीं हो सकता। अगर सामने इंसान है, नॉट इंसान, अगर जीव कोई भी है, गाय है, कोई हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, जो हम घर में पालते हैं, है ना, तो इंसान तो बहुत आगे की बात है। अगर उनसे हम व्यवहार करते हैं तो वो अपने हो जाते हैं, है ना। तो अभी इंसान के साथ जब हम अच्छे से पेश आते हैं और उसके साथ जो हमें जो सलीके जो उसको चाहिए वैसा हम उसके सामने पेश आते हैं, जो उसको अदब चाहिए, जो उसको मान चाहिए, जो सम्मान चाहिए, जिसको डिज़र्व करता है, तो कोई भी अपना होता है। भाषा एक बहुत बड़ा यंत्र है किसी से संवाद बिठाने का, लेकिन इमोशंस उससे भी आगे है। तो उसके इमोशंस का ख्याल करो तो अच्छा। अभी कर्नाटक में हम गए, भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन ठीक है, काम हो रहा है। और जैसे कि आपने बताया था कि जब आप गुजरात में काम करने गए तो आपने गुजराती भी धीरे धीरे सीखी, हाँ, ताकि अपन लोगों से वार्तालाप कर सकें, अभी मैं कनेक्शन बना सकें। अभी मैं कन्नड़ लिखा हुआ पढ़ लेता हूँ जी। वो किस लिए कि किसी गांव में जाऊँ, अनजान गांव में, तो वहाँ मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, मैं कौन से गांव में हूँ। जब किसी भी व्यक्ति से हम उसके गांव का नाम बोलते हैं ना, तो फर्स्ट इंटरेक्शन, उसके साथ कनेक्शन क्रिएट होता है। तो इसीलिए मैं कन्नड़ पढ़ लेता हूँ। फिर गुजराती में धीरे धीरे मैंने डॉक्यूमेंट्स, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई गवर्नमेंट के काम हैं, तो धीरे धीरे मैंने गुजराती पहले गूगल से सहायता से मैंने पढ़ी। अब मैं उसका सारांश समझ जाता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये नोटिस आया है तो क्या कहना चाह रहा है, ये अथॉरिटी लेटर आया है तो क्या कहना चाह रहा है, मुझे समझ में आ जाता है जी। और जब हम किसी की लोकल लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, और जैसे अभी ये भी कहा जाता है कि अगर शिक्षा भी है तो बच्चों को उनकी उस भाषा में दीजिए जिसमें वो बात करते हैं, तो बहुत कुछ वो ज़्यादा सीखेंगे। देखिए, लैंग्वेज बोल पाना तो बहुत मुश्किल है, उतना आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। अब जैसे बयानी, अब हम बैठे हैं यहाँ पे, हम कहें हाँ भाई हम बयानी के साथ, तो कितना फ़र्क पड़ता है जो है ना जी। हाँ, अब कोई मुझे कहता अब मारवाड़ी हो, मैं कहता हूँ हाँ भाई, जो भी बिजनेसमैन होते हैं हिंदुस्तान में सब उसको मारवाड़ी के नाम से जानते हैं, तो लेकिन मैं मारवाड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मारवाड़ी कह लीजिए, वैसे मैं हरियाणवी हूँ। तो मेरे को हरियाणा का कहलाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी पत्नी श्री बैठी हैं, वो राजस्थान से हैं, तो कहीं उनको बुरा ना लग जाए तो मैं, हाँ जी। और सर, हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो चलते हैं, कोई चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन आपसे मैं कोई रियल टाइम स्टोरी जानना चाहूँगी या कोई घटना जानना चाहूँगी जिसने आपका विचार बदले अपने बिजनेस की ओर, और जो आज एक नींव है जिसकी वजह से बिजनेस आपका आगे बढ़ा। मैडम, हमारे बाबूजी जो है ना टिकट नहीं देते थे हमें, कहते थे तू सेकंड क्लास में जा। जब मैं जो है ना जी AC 3 टायर और 2 टायर के आसपास घूम के आ जाता था, भाई इसमें कोई स्पेशल लोग हैं क्या, भाई वहाँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता। तो अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको इसी से रिलेटेड, 2 मिनट का समय लगेगा। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कर्म क्या है, तो उसमें मैंने देखा कर्म जो है इच्छा प्लस क्रिया, 2 से क्रिएट होता है। अब इच्छा और विचार, सबसे पहले विचार आता है। इच्छा और विचार ये नियंत्रित होते हैं विवेक से। इच्छा और विचार विवेक से नियंत्रित होते हैं जी। और क्रिया जो है वो हमारे स्वभाव से नियंत्रित होती है। मीन्स हम कैसी क्रिया करेंगे वो हमारे स्वभाव पे डिपेंड करता है, और स्वभाव मॉनिटर होते हैं संस्कार से। तो चूँकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे संस्कार अच्छे मिले, मुझे परिवेश अच्छा मिला, तो सो दैट जब मेरे को ये पता चला कि भी ये लोग कुछ स्पेशल हैं जो AC 3 टायर में सफ़र कर रहे हैं, जब ट्रेन जो है पालम एयरपोर्ट के आसपास से गुजरती थी तो मैं खिड़की पे टंग जाता था, ये इतनी हवाई जहाज खड़ी हैं तो जो है ना जी इसमें बैठना कैसे होगा, लेकिन उनसे कहने की हिम्मत तो नहीं होती थी। तो बस वो एक इच्छा शक्ति थी कि पैसा कमाना है, पैसा होना चाहिए, उसी इच्छा शक्ति में जो है बिजनेस करना चाहता था जी। तो ये एक कारण था। तो इस इच्छा शक्ति से मैं आगे बढ़ा, लेकिन उस इच्छा शक्ति में
उस जो क्रिया साथ में जुड़ी वो संस्कार से प्रभावित होने की वजह से वो बहुत अच्छी रही। और हमने हमेशा नैतिकता से काम किए। किसी भी प्रकार की हमने कोई मन में कभी कोई, जैसे सपोज़ किसी के हिसाब में कोई भूल है तो हमने चला के कहा भैया आपके हिसाब में भूल है, तुरंत अपने पैसे वापस लो, आपने ज़्यादा दे दिए हैं। मतलब मैं उसको सोचने का मौका नहीं दिया दिल को जी। हाँ जी। तो अगर सोचने का मौका दूंगा तो इंसान के अंदर 5 बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कोई ना कोई बीमारी हावी हो जाएगी, वो आपसे उल्टा काम करवा देगी। जी सर, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे साथ यहाँ आज यूथ हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं। क्या आप ऐसा कुछ उनके लिए आज कहना चाहेंगे कि हम तो टेक्नोलॉजी में वैसे ही ग्रस्त हैं, लेकिन कुछ आप हमें सिखाना चाहें कि ऐसा कुछ सीखें कि हम भी बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकें? देखिए मैडम, आप मेरे को बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर ना कहिए, अभी तो मुकाम बहुत बाकी है। मैं तो इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उनके बीच में आके बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मुझे बहुत सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझ सकता हूँ आज की जनरेशन के लिए, जैसे हम जब सीखते थे कि a+b का होल स्क्वायर इजिकल टू a² + b² + 2ab, तो मैं तुरंत उसको a+b को a+b से मल्टीप्लाई करके देखता था जी। ठीक है। लेकिन आज की जनरेशन क्या करती है, वो तो गुणा भाग करती ही नहीं है। जैसे डॉक्टर कहता है कि आप रोज चलो, आप मॉर्निंग वॉक करो जी, ताकि आपके पैर चलते रहें, हाँ जी। वो बैठे नहीं। सो दैट कभी कहते हैं कि इंसान के पूंछ होती थी लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं रही तो वो गायब हो गई। तो एआई से कहते हैं कि डर, कोई डर नहीं है, हमें डर सिर्फ इस बात से है कि कहीं हमारे ब्रेन की जो मेमोरी पावर है वो ख़त्म ना हो जाए आने वाली जनरेशन में। तो सो दैट मेरा ये मैसेज है कि सभी बच्चे कम से कम कुछ नंबर्स या कुछ भी चीज़ें ना चाहते हुए भी, ज़रूरत नहीं होने पे भी याद करें, ना चाहते हुए भी गणित में दिमाग लगा के कैलकुलेशन खुद करें, कैलकुलेटर कंप्यूटर का उपयोग ना करें। जब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर या परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बारी आती है तो देन उसको वो खुद करें, ना कि वो एआई टूल का इस्तेमाल करके तुरंत अपने आप सामने एक्सेल पे सीट आ गई है, चलो हो गया काम। तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि जब आज हम कितनी परफेक्टली इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, लेकिन शुरू में मेरी माँ ने कलम पकड़ के ए लिखना सिखाया था। मुझे याद है मेरे को स्कूल में मेरी हैंड राइटिंग पे अवार्ड मिलता, मतलब मेरी बहुत अच्छी होती थी, आज तो बिगड़ गई है क्योंकि मेरे को याद है मेरी माँ जो है ना जी, कलम पकड़ के ऐसे दवात में स्याही भर भर के तख्ते के ऊपर लिखवाया करती, मुल्तानी मिट्टी से साफ किया करते हैं जी। ठीक है जी, तो इसलिए अच्छी थी। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि ब्रेन की एबिलिटी जो है वो ठस ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिकल होना। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी जो भी आज आपने हमें सिखाया है मैं कोशिश करूंगी अपनी ज़िंदगी में उतारूं। और यहाँ मैं ज़रूर सोचती हूँ कि सबने कुछ ना कुछ आपकी जर्नी से सीखा होगा। आज LBR ग्रुप इतना अच्छा कर रहा है। सॉरी, LRB, ये LRB लच्छी राम बिरलिया हमारे ग्रैंडफादर का नाम, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में LRB के नाम से शुरुआत की ग्रुप की। जी। तो LRB ग्रुप की हम चाहेंगे कि हम इसकी जर्नी और आगे तक देखें और किसी ना किसी तरह का, किसी तरीके से हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद तान्या, और धन्यवाद उमेश जी, आपने बड़ी एनर्जेटिक तरीके से अपनी यात्रा को हमारे बीच प्रस्तुत किया और आप सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू, आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं श्रीमती उमेश सिंगल जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। हाँ जी, एक बार आ जाएं और हम एक बार सम्मान करेंगे, उसके पश्चात मैं परिजनों को बुलाऊंगा। सबसे पहले श्रीमती उमेश सिंगल जी, और परिजन भी स्टेज के निकट आ जाएं, उसके पश्चात हम उनको भी बुलाएंगे। हम सम्मान कर रहे हैं नवरत्ना श्री उमेश सिंगल जी का, नवरत्ना 2026। और अब मैं उनके परिजनों से अनुरोध करता हूं कि एक बार वो भी सम्मान में सम्मिलित हों। उमेश सिंगल जी के परिवार से जो भी परिजन यहाँ इस सदन में परिसर में उपस्थित हैं, एक बार वो आ जाएं। 2 शब्द मैं और कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं इस पुरस्कार के लिए, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है, सभी आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ मैं इस पुरस्कार के माध्यम से जो सम्मान प्राप्त हुआ है उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये सम्मान है हमारे उन पूर्वजों के लिए,
हमारे उन बड़ों के लिए जिन्होंने हमें अनुशासन में और कर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण बनने की जो शिक्षा दी है, और सबसे बड़ी शिक्षा हमें जो मिली है और सबसे बड़ा जो उपहार मिला है वो मिली है पारिवारिकता। सिर्फ मैं सोचता हूँ, मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ, जरा सी बात के ऊपर जो निर्णय ले लिया उसमें मेरे पूरे परिवारजन, मेरे बंधु बांधव हर समय मेरा सहयोग करने के लिए मेरे साथ खड़े रहते हैं। ये सम्मान है उनकी पारिवारिकता के लिए जो हमें विरासत में मिली है, और ये सम्मान है हमारे मामा कुंदन के लिए जो समय समय पर मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ये सम्मान है LRB ग्रुप की टोटल पूरी की पूरी उस टीम के लिए जो क्वालिटी के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, ऑपरेशंस जो चलते हैं उनके क्षेत्र में जो 1000 लोगों की टीम साथ काम कर रही है। ये सम्मान उन सभी के लिए है। मेरे लिए अगर व्यक्तिगत तौर पे देखूं तो एक ये दायित्व है उस भिवानी की माटी की गरिमा को और ऊपर ले जाने का। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। थैंक यू।